अभी हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जो हमारे WBC है उनके वजह से होता है, मतलब WBC अटैक कर देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यानी कि मोटर एंड प्लेट, जहाँ पे साइनेप्स और वो सार्कोलेमा के बीच में रहता है, वहाँ पे कैसे एसिटाइल कोलाइन आके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। पर इसमें जो मतलब एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब एक ही बार में नहीं होता है, वो स्लोली होता है ऐसे ब्लॉक। तो फिर उससे सिम्टम्स मतलब क्या क्या होता है उससे, पहले तो फटीग होगा पहले स्टेज में, फिर बाद में वीकनिंग मतलब ऐसे थकान फील होगी, और बाद में लास्ट स्टेज में जब सारे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर नर्व इम्पल्स जाएगा ही नहीं, तो फिर पैरालिसिस हो जाएगा। फिर बाद में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या रहता है, डिस्ट्रोफिन बोल के एक ये रहता है, मतलब एक केमिकल रहता है जो सार्कोलेमा पे प्रेजेंट है। उसके वजह से जो भी नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में डाल के अपने सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी को सेंड करता है, और फिर वहाँ से कैल्शियम सेंड होता है। तो अगर वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फिर इसका है मतलब डिफाइन है NCERT में, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, अगर मतलब समझो अगर ये डिस्ट्रोफिन अगर नहीं है बॉडी में, तो फिर हमारी मूवमेंट कुछ नहीं होगी, और डीजनरेशन होगा स्केलेटल मसल का। तो यहाँ पे मेल जो है, मेल में एक्स क्रोमोसोम अकेला रहता है, तो फिर मेल जो है वो सफरर है, और जो फीमेल है, फीमेल के में कैसे 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो फिर अगर एक के वजह से डिस्ट्रोफिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो भी चलेगा, पर दूसरे में होगा, वो ऐसे ऊपर से मतलब दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, पर जब उनके बेबीज़ होंगे तो उनके बेबीज़ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर फीमेल्स आर कैरियर ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर बाद में आता है टिटेनी। देखो, अभी कैल्शियम रिलीज़ होने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो वैसे हाथ झटके मारेगा ऐसे, मतलब उसमें कोई रैपिड स्पैस्म दिया है, मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अब आर्थरिटिस। आर्थरिटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। अब देखो, आर्थरिटिस के भी बहुत टाइप है। तो फिर पहला है ऑस्टियोआर्थरिटिस, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थरिटिस, और तीसरा है गाउट आर्थरिटिस। तो फिर ऑस्टियोआर्थरिटिस में ऐसे जो साइनोवियल फ्लूइड है वो मतलब इंक्रीज ज़्यादा होता है, और मतलब ऐसे बार बार ऐसे बोन एक दूसरे को ये होता है, हिट करता है, और छोटे छोटे ये बनता है फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर से तो बॉडी मतलब वो जॉइंट यूज़ नहीं करेंगे। अब जॉइंट यूज़ नहीं करेंगे तो वो हील करने के लिए स्पर फॉर्मेशन। अब स्पर क्या है, इरेगुलर बोनी मास जो रीजनरेशन के काम को आता है, फिर वो बनेगा। अब वो इरेगुलर है, अगर 2 बोन्स जो पास पास में अगर उनमें ऐसा होगा तो फिर वो स्पर एक दूसरे को अटैच हो जाएगा जॉइंट्स के पास। फिर अगर वो स्पर एक दूसरे को अटैच हो गया उनका बिना ट्रीटमेंट किए गए, तो फिर वो एक सिंगल इमूवेबल जॉइंट बन जाएगा। मतलब वो पूरा एक स्ट्रेट बोन, एक अकेला सिंगल बोन बन जाएगा, और वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन में कुछ तो मतलब वो ऑटो इम्यून है, मतलब उसमें भी IgM जो है ना वो साइनोवियल मेम्ब्रेन में अटैक करता है। तो फिर साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा सिक्रेट होता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो पैनस फॉर्मेशन। अब वो जो पैनस फॉर्म हो गया तो फिर वहाँ पे अभी जो पैनस फॉर्म होगा उससे अगर मतलब वो एक रस्ट की तरह दिखता है, वहाँ पे इरोजन होगा मेम्ब्रेन का बॉडी पे, मतलब जो बोन्स के बीच में जो हाइलाइन कार्टिलेज है उसका इरोजन होगा। फिर बाद में आता है गाउट आर्थराइटिस। तो फिर गाउट आर्थराइटिस में क्या होता है, जो भी अगर अपने बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन होगा तो फिर वो प्रोटीन मतलब बॉडी से अगर रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन हो गया, तो फिर वो यूरिया बन के रिमूव होना चाहिए।
होना चाहिए, पर अगर किडनी में कुछ फेलियर हो गया तो फिर वो जो यूरिया बन के यूरिक एसिड में, मतलब यूरिक एसिड पूरा तो नहीं निकलेगा, तो फिर वो जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में फ्लो करेगा, वो साइनोवियल फ्लूइड में रहता है ग्लूकोज। तो फिर जब वो यूरिया जब उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर उसमें बनाएगा सॉरी, वो जो सोडियम है, वो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर सोडियम होता है, वो यूरिक क्रिस्टल के साथ मिक्स होके सोडियम यूरेट बन जाएगा। और फिर उसका बार बार मतलब एक्यूमुलेशन होने के बाद वो जॉइंट फूक जाएगा, तो फिर वहाँ पे मूवमेंट करना बहुत पेनफुल होगा, इसलिए मतलब उसको गाउट आर्थराइटिस बोलते हैं। अब उसका कैसे दिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे बोन खोखला हो जाता है, कैसे एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर देखो बोन्स को अगर विटामिन डी नहीं मिला है तो फिर ऐसा हो सकता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज कॉमन कॉस्ट। अभी अगर ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस एक आम बात है। फिर आता है रिकेट्स। अभी रिकेट्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बोन्स ना, अगर देखो अभी हम जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े होते हैं तब वो बोन ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, पर रिकेट्स में जब बच्चों को बराबर से कैल्शियम नहीं मिलता, विटामिन डी नहीं मिलता और फास्फोरस नहीं मिलता है, तब उनके बोन फ्लेक्सिबल ही रह जाते हैं। अब उनका मास बढ़ रहा है, तो फिर मास बढ़ा और बोन फ्लेक्सिबल रहा तो ऐसे बोन्स टेढ़े हो जाते हैं, बो लाइक अपीयरेंस हो जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं रिकेट्स। या फिर और रिकेट्स ऐसे बच्चों में बोलते हैं और एडल्ट में उसको ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं।